Hi, my dear students. I hope you guys are doing well. So, when we do our preparation, what's really important? Some of you might think that, ma'am, it's important to put the effort. But it is really important to put the effort in the right direction. So, if you're making certain mistakes, that might really hamper your progress and not give you the desired results. So, in this video, we are going to quickly discuss that what are the mistakes you should definitely avoid, which will give you effective results quickly. राइट कई बार हमारी जो प्रोग्रेस है वो होती तो है बट डिलेड हो जाती है हो सकता है कि हम अपने प्रेप टाइम को कंसिडरेबली कट कर लें by being right, by being wise, and by putting efforts, as I always say, in the right direction. So, what are the mistakes? Let's quickly explore. So, first, let's talk about what are the preparation mistakes students make. So, the first important mistake which usually students make is इग्नोरिंग द ऑफिशियल मटेरियल ओजी पढ़ते ही नहीं है तो अगर आप ऑफिशियल गाइड के क्वेश्चंस नहीं देखोगे तो आपको एग्जैक्टली क्या डिफिकल्टी लेवल है क्या पेपर की एक्सपेक्टेशन है बाय जीमैक आपको समझ में ही नहीं आएगा तो प्लीज डोंट मेक दिस मिस्टेक दैट यू आर इग्नोरिंग योर प्रेप फ्रॉम द ओजी ओजी हैज टू बी डन राइट ये कोई सेकेंड आइडिया नहीं कि पहले मैं बाकी सब जगह के क्वेश्चंस कर लेता हूँ 50 जगह के क्वेश्चंस कर लेती हूँ उसके बाद मैं ओजी पर आऊंगी सबसे पहले ऑफिशियल गाइड को कंप्लीट करिए राइट बिकॉज दोज आर एक्चुअली द मोस्ट रियलिस्टिक क्वेश्चंस दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट एक्सपेक्टेशन बाय जीमैक राइट सो दिस इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट parameter that you do not ignore GMAT official guide and GMAT prep questions उनको आप definitely consider करिए अपनी prep में the second important point that you prepare you practice but you do not take a look at the mistakes that you have made आप क्या करते हैं आप फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आंसर की चेक करते हैं कि अच्छा आपका ए था आप और जो करेक्ट आंसर है वो सी है अब आपने इस पूरे प्रोसेस में आइडेंटिफाई नहीं किया कि आपको दिक्कत कहीं आपने सिंपली एक्सप्लेनेशन पढ़ा वो बहुत कन्विंसिंग था वो बनाया भी कन्विंसिंग जाएगा नहीं तो बुक की फिर जरूरत क्या रही है द एक्सप्लेनेशन इज वीक तो आपको वो एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाता है बट आपको ये नहीं समझ में आता कि आपकी रीजनिंग में और करेक्ट आंसर में फ्लॉ कहाँ पे रहा तो उससे सेम मिस्टेक्स आप बार बार करते हैं so even if you do 5 questions do it with rigorous analysis right you could make a table like this that what is my answer okay so my answer is B what is the correct answer is C right what is माई रीजनिंग मैंने कुछ तो सोच के बी आंसर मार्क किया है ना सो व्हाट इज माई रीजनिंग व्हाट इज द ऑफर्ड एक्सप्लेनेशन एंड देन वेयर इज द फ्लॉ लाइन सो मेक द सॉर्ट ऑफ अ टेबल जितना आप रिग्रेस एनालिसिस करेंगे कई बार ऐसा होता है कंसेप्चुअल मिस्टेक ही हो जाती है राइट कई बार आपने क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा केयरलेसनेस थी प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन नहीं आपका लगा तो आप ऐसा रैंडम तीर चलाएंगे कि भाई आज एक टेस्ट दिया दूसरे टेस्ट पे गए बीच में एनालिसिस नहीं किया एक डीपीपी करी दूसरी डीपीपी करी बीच में एनालिसिस नहीं किया तो वो सेम सेट स्पेशली वर्बल एबिलिटी में सेम मिस्टेक्स आप बार बार करे जा रहे हैं जब तक गलती पकड़ में नहीं आएगी तो सुधार कैसे होगा राइट सो दैट्स अ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थर्ड इज ओवर एम्फेसाइजिंग क्वांट नेग्लेक्टिंग वीएआरसी और वाइसा वर्सा राइट कोई एक सेक्शन जिसमें आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं उसके पीछे लग जाएंगे और जो दूसरा सेक्शन है वो बिल्कुल इग्नोर्ड रह जाएगा कई बार अदर वे आउट भी हो जाता है कि जो सेक्शन कमजोर है उसी पे दिन रात लगे हुए हैं और जो अच्छा स्ट्रेंथ का सेक्शन है उस पर ध्यान ही नहीं दिया तो आपकी जो एक्चुअल स्ट्रेंथ थी जो एग्जाम में आपको हेल्प करती टू गेट अ ग्रेट स्कोर आपने उसको उस स्किल सेट को इनहांस ही नहीं किया तो स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ बने रहना है जो आपका वीक सेक्शन है उसको वर्केबल सेक्शन बनाना है तो हॉलिस्टिकली बैलेंस प्रेपरेशन होनी चाहिए इफेक्टिव प्रेपरेशन होनी चाहिए ना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करें आप अगर क्वांट में अच्छे हैं और क्वांट को भी 2 घंटा दे रहे हैं और वीएआरसी में स्ट्रगल मार रहे हैं उसको भी 2 घंटा दे रहे हैं ये भी वाइज नहीं है राइट ये भी वाइज नहीं है कि क्वांट को बिल्कुल छोड़ दिया और वीएआरसी को पढ़े जा रहे हैं सो बी प्रैग्मेटिक बी वाइज व्हेन यू आर डेडिकेटिंग योर टाइम व्हेन यू आर पुटिंग द एफर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी इफेक्टिव मीटिंग योर रिक्वायरमेंट्स और आपको कैसे पता चलेगा व्हाट आर योर रिक्वायरमेंट्स बाय एनालिसिस राइट नेक्स्ट इज नॉट प्रैक्टिसिंग अंडर टाइम्ड कंडीशंस तो बच्चों का एक अक्सर डाउट होता है कि मैम जब हम डीपीपीज कर रहे हैं हम क्लास में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो अब हमसे सब बढ़िया तरीके से हो रहा है राइट वी आर वेरी कंफर्टेबल वी आर वेरी कॉन्फिडेंट बट मॉक में हमारा स्कोर ही नहीं आता क्योंकि मॉक में स्कोर आने के लिए कॉन्सेप्ट के साथ टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजीज भी चाहिए ठीक है तो आपकी टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजीज में मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं कि जब आप इंडिविजुअली घर पे बैठ के अपनी डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें आपकी टाइम्ड प्रैक्टिस नहीं हो रही ना तो आप तो 20 मिनट लगाएं 18 लगाएं 17 लगाएं
दैट इज एंटायरली योर चॉइस कि आप सोच ही नहीं रहे। और वही जब आप एक मॉक देते हैं तो इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है, टाइम का स्ट्रेस होता है, क्वेश्चन सिलेक्शन करना है आपको, मतलब वेदर यू नो व्हाट डू यू मार्क, सो देयर मल्टीपल पैरामीटर्स। एग्जाम का इनहेरेंट प्रेशर भी तो है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। जितना ज्यादा मॉक्स देंगे वो कंट्रोल में आ जाएगा, बट आप सोचे कि मेरे को तो बिल्कुल एग्जाम एंजाइटी होगी नहीं, ये तो मिथ है। सो you have to create such environment even while you are practicing gradually। ठीक है, ऐसा नहीं कि अभी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, स्ट्रैटेजीज का एप्लीकेशन नहीं हो रहा, एक्यूरेसी आ नहीं रही है और हम जाके टाइम्ड प्रैक्टिस करने लगे। तो सबसे पहले वर्क ऑन द फाउंडेशन कि आपका फाउंडेशन सॉलिड हो, राइट। उसके बाद आपको सारी स्ट्रैटेजीज अप्लाई करनी आ जाए, फिर उससे आपको एक्यूरेसी मिलने लग जाए। जब आपकी एक्यूरेसी डिसेंट हो गई तो आप टाइम्ड प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, राइट। So after accuracy, what you can do is you can very easily transition to time, but इस order को standardize रखिए, right। अगर आप timed practice नहीं करेंगे तो आप mocks में बढ़िया आते हुए भी perform नहीं कर पाएंगे, right। and eventually फिर exam में भी वही problem resurface हो जाती है, ठीक है। और passive reading मत करिए आरसी में, क्योंकि जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक बहुत ही क्रूशल सेगमेंट है आपके एग्जाम का, तो जब तक आप उसमें मैपिंग नहीं करेंगे, उसमें इन्वॉल्व रीडिंग नहीं करेंगे 3 गोल्स के साथ, कि पहला मेरा फोकस इंटैक्ट रहे, स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए मैं रिविजिट करूं। हमने बहुत डिटेल में मैपिंग कैसे करनी है, इसको हम एक मैपिंग स्ट्रैटेजीज कहते हैं, जिसकी आपको वीडियो इसी चैनल पे मिल जाएगी। तो उससे आप तीनों गोल्स बहुत इंटेलिजेंटली इफेक्टिवली अचीव कर सकते हैं। माय फोकस शुड नॉट बी लॉस्ट। एक पैराग्राफ को 4 बार पढ़ना, 6 बार पढ़ना, समझ में नहीं आना, लाइन पे अटके रहना, ये बेसिकली आपको कोई हेल्प नहीं करेगा एग्जाम में, राइट। ये समस्याएं बढ़ा रहा है, दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। सो यू शुड हैव क्लियर फोकस, you should be able to understand at least 60-70% of the passage, you should understand what is the main idea, primary purpose, tone। ये सारे क्वेश्चंस को लेकर आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि एलिमिनेशन आप इफेक्टिवली कर सके। और स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए रिविजिट करिए, राइट। अगर कोई फैक्टर्स लिखे कि क्लिनिकल ट्रायल्स इंडिया में हो रहे हैं तो उनका क्या क्या फायदा है, व्हाट आर द रीजंस इतने ज्यादा क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, उनके जो भी फैक्टर साइटेड है, क्वेश्चन ने पूछ लिया व्हाट आर द फैक्टर्स मेंशन्ड इन द टेक्स्ट व्हाई देयर इज पॉजिटिव एनवायरनमेंट फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स इन इंडिया, यू कैन रिविजिट, राइट। तो ये मत सोचिए कि सारे फैक्टर्स, सारी इंफॉर्मेशन मेरे को तो अब्सॉर्ब करते हुए आगे बढ़ना है। डोंट मेक अ स्ट्रैटेजी लाइक दिस, यू शुड बी एबल टू रिविजिट। ये आपको पता होना चाहिए कि सेकंड पैराग्राफ में डिस्कशन था, यहां पर मैं जा रही हूं और आंसर कर पा रही हूँ, राइट। जनरल क्वेश्चंस के लिए रिविजिट आप कर ही नहीं सकते। जनरल क्वेश्चंस कौन से, जो पैसेज की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है, उनके लिए रिविजिट करना मतलब पूरा पैसेज वापस पढ़ना। एक पूरा पैसेज वापस पढ़ना इज अ क्राइम, इट इज अ सिन, यू कैन नॉट डू इट इन द एग्जाम, राइट। तो अपनी रीडिंग को पैसिव ना रखिए, एक्टिव रखिए। अब स्ट्रैटेजी मिस्टेक्स क्या होती हैं? स्ट्रैटेजी मिस्टेक्स की जब हम बात करें तो जीमैट एक अडेप्टिव टेस्ट है, राइट। इट्स मोर अबाउट एक्यूरेसी अंडर टाइम, ठीक है। तो अगर आपने कोई क्वेश्चन में जज्बाती होके कि भाई टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये तो मैंने इतनी अच्छे से पढ़ा था, मैं तो इसमें बॉस हूं, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, और अब क्वेश्चन आपको नहीं क्लिक कर रहा और आप अड़के बैठ गए हैं, तो उस क्वेश्चन से क्या हो रहा है ना कि आप जितना ज्यादा समय दे रहे हैं, आप बाकी जो जो क्वेश्चंस आप सही कर सकते थे उनका समय भी आप खत्म कर रहे हैं, प्रेशर माउंट हो ही रहा है। और जो आपका मेंटली इट इज टेकिंग अ टोल ऑन यू, वो रिफ्लेक्ट होगा अगले 3-4 सवालों पे। तो ये जज्बाती होके, ओवरवेल्म्ड होके शक्तिमान ना बने, राइट। बी वाइज व्हाइल यू आर इन्वेस्टिंग टाइम ऑन द क्वेश्चन। जहां पे लग रहा है अनएक्सपेक्टेडली ज्यादा टाइम आप किसी क्वेश्चन में लगा रहे हैं, so it's basically a red flag, be very very cautious about it, right। so ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि चेक पॉइंट्स नहीं है, यू शुड रेगुलरली सी वेदर यू आर एट द राइट पेस, राइट। ऐसा ना करें कि आप इनिशियल क्वेश्चंस में धीमे धीमे चल रहे हैं और बाद में क्वेश्चंस पढ़ने का टाइम ही नहीं मिल रहा आपको। सो देयर शुड बी वैलिड चेक पॉइंट्स, आपकी पेसिंग स्ट्रैटेजी बैंग ऑन होनी चाहिए। ये एग्जाम के टाइम नहीं होगा कि आपको मॉक्स में, सेक्शनल्स में बिल्ड करना पड़ेगा ये टेम्परामेंट, राइट। यू हैव टू सी, वो पहले वाले क्वेश्चन का ये इंपैक्ट पड़ता है कि अगर आपने एक क्वेश्चन में अनएक्सपेक्टेडली ज्यादा टाइम दे दिया तो बाकी क्वेश्चंस का समय आपने गवा दिया। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक किलर क्वेश्चन पे ही आपका इस तरह का चैलेंज है, कई बार होता है कि आप किसी सेट में बहुत ज्यादा टाइम लगा बैठे, बट यू हैव टू सी दैट ओवरऑल द टाइम डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी बैलेंस्ड। नेक्स्ट इज पैनिकिंग इन द लास्ट क्वेश्चंस। वो हड़बड़ हड़बड़ जो लास्ट क्वेश्चंस में होती है वो सबके साथ होती है, राइट। और फिर आप ना रैंडमली आंसर्स मार्क करने लग जाते हैं, बट
दैट इज डूइंग नो गुड, नो। अगर आप ऐसे रैंडम आंसर्स मार्क करेंगे तो उससे आपके क्या ओवरऑल स्कोर पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जब आप ये बात समझ जाएंगे तो आप ध्यान से रैंडम गेसिंग खत्म कर देंगे। सो यू शुड हैव कंट्रोल्ड स्ट्रैटेजिक गेस, राइट? देन चेंजिंग करेक्ट आंसर्स। कई बार ये भी होता है कि आप अच्छी भली रीजनिंग करके बी आपने सोच लिया था, और पता नहीं एकदम से क्या हुआ कि आप सी आंसर मार्क कर रहे हैं। ऐसा होता है, बच्चे कई बार हमारे साथ आते हैं कि मैम लास्ट मोमेंट पे कंफ्यूज थे बिटवीन बी एंड सी, बी 90% सही लग रहा था और एंड पे सी पर आ गए। नहीं, तो आप प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन के टूल्स हैंडी रखिए एज फार एज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्रिटिकल रीजनिंग इज कंसर्न। मैथ्स में अपने जो लॉजिकल रीजनिंग है, जो आपका प्रोसेस है क्वेश्चन सॉल्विंग का, उस पर ट्रस्ट करिए, राइट? ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे सोचा समझा आंसर सही था और उसको गलत करें। ठीक है, डेटा इंसाइट्स को नेग्लेक्ट करना भी अगेन इट्स अ बैड चॉइस। तो अभी जैसे बच्चे फोकस करते हैं टू मच ऑन क्वांट वीआरसी, व्हिच इज नॉट रॉन्ग, बट this section is now important, so give sufficient time to cover this particular aspect as well. अब आगे जो माइंडसेट मिस्टेक्स और टेस्ट टेकिंग डे पे जो आप गलतियां करते हैं उसको भी एक क्विकली चेकलिस्ट कवर कर लेते हैं, ठीक है? और लास्ट मिनट पे आप सोच रहे हैं कि बस मैंने कल पेपर और आज मैं पढ़ाई कर लूंगी तो दुनिया बदल जाएगी। कोई दुनिया नहीं बदलती, राइट? सो दैट्स अ बैड आइडिया। यू हैव टू रेस्ट, you have to be very confident about your preparation, what you have done so far, right? Whatever time you have invested in the last 3 months, that will eventually pay off. Last दिन पे जो आप करते हैं उसका कोई फायदा नहीं होता एग्जाम में, right? Then गेटिंग नर्वस विद द फर्स्ट फ्यू क्वेश्चंस। जो पहले क्वेश्चंस है ना, क्योंकि कंप्यूटर अडेप्टिव टेस्ट है, वो गेम सेट कर रहा है, तो पहले क्वेश्चंस को आपको बहुत ही अग्रेसिव फोकस के साथ और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करना है। तो वो तब भी होता है कि जब आप बाकी आपके सारे एलिमेंट्स चेक्ड है, यू हैड अ गुड नाइट स्लीप, यू विल गेट अप अर्ली, राइट? यू विल रीच टू द सेंटर टाइमली, लास्ट मोमेंट पे रश आप अवॉइड करिए जितना हो सकता है। तो आप ये कोशिश करिए कि जो फैक्टर्स मेरे कंट्रोल में है, जो मेरी नर्वसनेस और एंजाइटी को बिल्ड नहीं होने देंगे, एटलीस्ट मैं उन पे तो काम कर लूँ, मैं टाइमली सेंटर पे तो पहुंच जाऊं मार्जिन लेके। आप ऐसे लास्ट मिनट पे पहुंचेंगे, भागते भागते रूम ढूंढेंगे, तो वहीं पर आधा अपना जो एनर्जी आप ड्रेन कर बैठते हो, और वो अल्टीमेटली रिफ्लेक्ट करती है इन एंशियसनेस। सो डोंट डू दैट। द नेक्स्ट वुड बी कंपेयरिंग प्रेप प्रोग्रेस विद अदर्स। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि ये तो बहुत बड़ी गलती है कि तेरा कितना हो गया। क्लास में चल रही होती है क्लास, बच्चे पूछ रहे होते हैं कि भाई आपने कितने आरसीज कर लिए। भाई यू कैन नॉट कंपेयर, राइट? अगर किसी बच्चे ने मे बी 6 स्टैंडर्ड से अग्रेसिव रीडिंग किया, उसके लिए आरसी मक्खन सेक्शन रहेगा। या जो बच्चे ने 11th-12th में जम के मैथ्स पढ़ी है, जिसकी रीजनिंग बहुत शार्पन्ड है, तो उसके लिए क्वांट कोई बड़ा गेम नहीं है। आप अपना एलिमेंट देखो ना। अगर आपने 10th के बाद मैथ्स छोड़ दी थी, अब आपको एमबीए करने का मन बना है, आप सोच लें कि आपका मैथ्स दूसरे बच्चे के जितना कम टाइम में हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। सो अननेसेसरी कंपैरिजन ट्रैप्स आपकी प्रेपरेशन को यू नो डी ट्रैक करते हैं। तो आप अपनी ही जर्नी पे फोकस करिए, राइट? आप देखिए कि आपको कितना बेहतर होना है, डिजायर्ड स्कोर के लिए आपको कितना एफर्ट और चाहिए, कितने क्वेश्चंस और लगेंगे, कितने मार्क्स लगेंगे, उसी हिसाब से स्ट्रैटेजाइज किए। आपने एक थॉट प्रोसेस सोचा, दूसरे ने आपको एडवाइस किया, आपने डायरेक्शन चेंज कर ली, तीसरे ने एडवाइस किया, आपने फिर डायरेक्शन चेंज कर ली। तो आपके पास एक सधी हुई स्ट्रैटेजी खुद के लिए होनी चाहिए, दैट विल इवेंचुअली हेल्प यू, ठीक है? सो मॉक्स देने हैं, अगर आप जितने मॉक्स देते हैं उतना आप एग्जाम रेडी होते हैं। तो ये विशियस ट्रैप होता है, बच्चों को लगता है कि यार अभी वी आर नॉट रेडी, लेट्स डिले इट फर्दर, अगले हफ्ते दूंगा। तो जितना आप डिले करते जाएंगे ना, उतनी समस्याएं बढ़ाते जाएंगे। और ये भी सोचिए कि पहले मॉक में आपको जो आपका एग्जैक्ट जीमैट ड्रीम स्कोर है नहीं मिलेगा, इट विल गेट बेटर। सो देयर शुड बी प्रोग्रेस, इवन इफ इट इज स्मॉल प्रोग्रेस, देयर शुड बी प्रोग्रेस ऑन विच यू शुड फोकस, राइट? कि आज मेरा एक्स स्कोर आया, अगली बार मेरा x+10 आना चाहिए, x+10 आ गया, देन आगे धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। आप सोचे कि भाई मेरे को तो 740 पहले मॉक में ही मिल जाए, तो फिर बार बार जो ट्रेनर्स हैं वो इस आइडिया पे बहुत ज्यादा एम्फसाइज करते हैं दैट गिव गुड नंबर ऑफ मॉक्स। सो दे वुड हैव सेड जस्ट गिव 1 मॉक एंड यू विल गेट योर ड्रीम स्कोर एंड देन गो फॉर द एक्चुअल एग्जाम। तो जितनी टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजीज है, पेसिंग है,
कौन से क्वेश्चन को कितना समय देना है, आप एडिक्वेटली अपने पूरे एग्जाम का टाइम कंट्रोल करते हुए चल रहे हैं नहीं चल रहे, ये सब आपको मॉक्स ही सिखाते हैं। तो मॉक्स को एस्केप मत करिए। जो माइंडसेट होता है ना कि मेरे को फेलियर नहीं चाहिए, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। इनिशियल 2 3 4 मॉक्स में तो आपको गेम समझ में आएगा, उसके बाद स्कोर बिल्डिंग होगी, तब तक का धैर्य रखें, पेशेंस रखें, राइट। सो हमारे पास कई बार right understanding भी नहीं होती that how GMAT scoring works, so that misinterpretation can also have an impact, right? So it's adaptive. What matters is pattern of performance, to keep this in mind, right? So what are the key important takeaways? That error log plus official practice, जो मैंने आपको कहा ही, balanced prep, consider all the 3 sections, they're all vital, they're important to get a great score. टाइम चेक पॉइंट्स रखिए, ठीक है। सो जीमैट का माइंडसेट क्या है? इट्स अबाउट स्मार्ट टेस्ट टेकिंग, इट्स नॉट अबाउट परफेक्शन, राइट। अगर ये आप की पॉइंटर्स समझ लेंगे, ये मिस्टेक्स नहीं करेंगे, तो जो आपका प्रेपरेशन प्रोसेस होगा, जर्नी होगी, इफेक्टिव होगी, यू विल गेट गुड रिजल्ट्स, राइट। आई होप दिस हेल्प। कीप वर्किंग हार्ड। विजयी भव। गॉड ब्लेस यू।